पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है। दीपूदास एक हिंदू, उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपेचुएटर था उसका, कल वो 72 औरों के पास पहुंच चुका है। स्टिल वो लोग जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसकी वजह से एक पैनिक है पाकिस्तान के अंदर कि ये क्या हो रहा है। दूसरा तार साहब और अननोन गनमैन जो एक अरसे से यहाँ पर हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि कोई निकलता है अननोन गनमैन और उसके बाद इस तरह के जो लोग होते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस। अगले दिन टेररिज्म इंडेक्स में आप दुनिया में दूसरे नंबर, तो अब पता नहीं आप किन चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार कहते सन ना कि कारतूस बड़े महंगे हो गए, सो कहना अख दी चटियाई वेख के फैर मार, पता नहीं तुम अख दी चटियाई वेखते हो कि बंदे ने की कर 7 लाख की फौज, F-16 भी ने, टैंक भी ने, F-35 भी ने, फलाने भी पता। सोच लिया होता डॉक्टर महरंग बलोच को सजा देने से पहले, ख्याल कर लिया होता ये दुर्घटना ढाने से पहले कि इसके असरात कितने वसी होंगे। पूरा बलूचिस्तान बंद हो गया है। जब तक आप इन लोगों को गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे, उन्होंने आपको गिरेबान से पकड़ लिया। अब आप जिस तरह मर्जी इनके साथ कर लें, वो आपको उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया। आपको सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ह्यूमन ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट व्हेन दे आर इन अ सर्वाइवल मोड, लेकिन अब आपका सर्वाइवल मोड वो पॉइंट पहुंच चुका है। इससे आगे मजीद खराबियां होंगी। मेरा तो विश्वास है। जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं, दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। मैं आज एक बड़ा बेजार हूँ इस चीज से। रमजान के अंदर आपके ऑलमोस्ट डेली बेस पे मस्जिदों में बम मारे जाते हैं। किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री के अंदर ये नहीं होता, किसी दूसरे कंट्री, ना भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बल्कि अफगानिस्तान में भी नहीं हो रहा है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है। आप खुदा के घर को भी अगर स्पेयर नहीं कर रहे तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम। वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। इस वक्त ट्रेंड यही है हमारा कि हर मुसलमान जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री की तरफ आ गया, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आप इतने मजहबी हैं, आप बजाय इंग्लिस्तान को इस्लामिस्तान बनाने की बजाय आप अगर सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहाँ पे उम्रे आप फ्री करें, जूते भी साथ फ्री खाएं, और 40 साल बाद आपको घर भेज दिया जाए वापस कोरे के कोरे बगैर किसी ग्रीन कार्ड के, तो वो आपको ज़्यादा सूट करता है। यहाँ प्लीज़ आप तशरीफ ना लाएं। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे गर्मियों में ख़वातीन के कपड़े ऐसे होते हैं कि हर दूसरे चौक पर वजू टूट जाता है, यहाँ ना आए। तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, या कोई भी उनके जैसे लोग, इसका तो मतलब है कि ये सबके सब इस वक्त शदीद खतरे में। लेकिन वहाँ पे आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त वो अपने डिप्लोमेटिक हाइट्स को टच कर रहे हैं। चीमा साहब अगर देखा जाए, जब उनका दिल करता है वो रशिया से तेल ले लेते हैं, साथ अमेरिका को खुश भी कर लेते हैं। जिस वक्त उनका दिल करता है F-35 की बात भी कर लेते हैं, साथ रशिया को भी खुश कर लेते हैं। डॉक्टर साहब 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि कल ये खबर आई थी कि हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ है, फिर पता चला हाफिज सईद के भतीजे के ऊपर हमला हुआ है। इससे पता ये चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसकी वजह से एक पैनिक है पाकिस्तान के अंदर कि ये क्या हो रहा है। दूसरा तार साहब आप और जो लोग ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए राज शायद एक्टिवेट है, क्योंकि भारत शायद अमेरिका को ये बावर कराना चाहता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वी आर द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, नॉट पाकिस्तान। शायद ये भी एक ग्रुप की तरफ से मैंने ये पॉइंट भी सुना है। पता नहीं इसमें कितनी तकवीयत है, किस तरह है। लेकिन अफगानिस्तान की एक तो चलें, ये बात आप देखें चीमा साहब, इससे आगे आप कहाँ जाएंगे। इंटरनली उनको सपोर्ट हासिल है, सिंपथाइजर हैं, और एक्सटर्नली उनके पास अमेरिकन असला मौजूद है। पता नहीं आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। 45% आपकी टेररिज्म ऊपर जा चुका है। अगले दिन टेररिज्म इंडेक्स में आप दुनिया में दूसरे नंबर, तो अब पता नहीं आप किन चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार कहते सन ना कि कारतूस बड़े महंगे हो गए, सो कहना अख दी चटियाई वेख के फैर मार, पता नहीं तुम अख दी चटियाई वेखते हो कि बंदे ने की कर 7 लाख की फौज, F-16 भी ने, टैंक भी ने, F-35 भी ने, फलाने भी पता नहीं की है। ये शुगल वास्ते रखे जे एटॉमिक पावर हो, तुम पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट चीज़। लेकिन चले बातें बताई जा रही हैं कि दुबई पलट जो पाकिस्तानी हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज़ में। लेकिन ये भी आपकी इंटेलिजेंस फ्लेवर कर लें आप, बल्कि सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फ्लेवर तो आपकी बलूचिस्तान में होगी चीमा साहब, कि आपका एक 860 या 180 या 160
आर्मी वाले, एफसी वाले छुट्टियों पे जा रहे थे, तो उनका आपने नहीं देखा। ये अभी तक स्टेट इज इन शॉक, लेकिन ये शॉक आते रहेंगे जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इन लोगों को गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने आपको गिरेबान से पकड़ लिया, अब आप जिस तरह मर्जी इनके साथ कर लें, वो आपको उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया। आपको सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ह्यूमन ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट व्हेन दे आर इन अ सर्वाइवल मोड, लेकिन अब आपका सर्वाइवल मोड वो पॉइंट पहुंच चुका है, इससे आगे मजीद खराबियां होंगी, मेरा तो विश्वास है। लेकिन वहां पे आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त वो अपने डिप्लोमेटिक हाइट्स को टच कर रहे हैं। चीमा साहब, अगर देखा जाए, जब उनका दिल करता है वो रशिया से तेल ले लेते हैं, साथ अमेरिका को खुश भी कर लेते हैं। जिस वक्त उनका दिल करता है F-35 की बात भी कर लेते हैं, साथ रशिया को भी खुश कर लेते हैं। और जिस वक्त उनका दिल करता है, उनका NS से जाके चाइना से अपने बॉर्डर की भी बात कर लेता है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और दुनिया में वो एज डंकियां लगा के नहीं गए, दे आर गोइंग देयर एज अ टेक्नोक्रेट्स। दुनिया इस वक्त भारत के टेक्नोक्रेट दुनिया की मजबूरी बन चुके हैं, और वो उसका बड़ी खूबसूरती के साथ फायदा उठा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और इस वक्त ट्रेंड यही है हमारा कि हर मुसलमान जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री की तरफ भाग रहा है, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आप इतने मजहबी हैं, आप बजाय इंग्लिस्तान को इस्लामिस्तान बनाने की बजाय आप अगर सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहाँ पे उम्रे आप फ्री करें, जूते भी साथ फ्री खाएं, और 40 साल बाद आपको घर भेज दिया जाए वापस कोरे के कोरे बगैर किसी ग्रीन कार्ड के, तो वो आपको ज़्यादा सूट करता है। यहाँ प्लीज़ आप तशरीफ़ ना लाएं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे गर्मियों में ख़वातीन के कपड़े ऐसे होते हैं कि हर दूसरे चौक पर वजू टूट जाता है, यहाँ ना आए। बिल्कुल, बात तो सही है तार साहब। ये लेकिन ये है कि वो अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज हमें वेलकम ही नहीं करते। वेलकम नहीं करते, वीजा नहीं मिलता तार साहब, दुबई का वीजा भी हमें नहीं। चीमा साहब, आप भी एक वाहिद यूनिक नेशन है। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 7 करोड़ भिखारी हैं, और आपका ट्रेडमार्क बन चुका है कि आप जहाँ जाते हैं खैरात मांगते हैं। लोग बेजार हैं। आपके लोग जो दुबई में हैं, खवातीन की वीडियो मालों में बना बना के लगाते हैं, और इस्लाम का प्रचार खुलेआम करते हैं। मैं बात नहीं भूलूंगा कि जब फ्लड आया तो पाकिस्तानियों ने ट्रोलिंग किस तरह की, फिर अपनी सियासी पार्टियां वहाँ बना के नारे भी लगाते हैं और ड्रामाबाजी भी करते हैं। और आपके लिए मखसूस लफ्ज़ हैं, रफ़ीक, गरीब और मस्कीन, ये कहा जाता है, जिससे इसका मतलब डायरेक्टली होता है थर्ड क्लास सिटीजन, ऑलमोस्ट हार्डली ह्यूमन। तो ये देखें ना, इस्लाम चीमा साहब, 2 चीज़ मैं आज एक बड़ा बेजार हूँ इस चीज़ से। रमज़ान के अंदर आपके ऑलमोस्ट डेली बेस पे मस्जिदों में बम मारे जा रहे हैं। किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री के अंदर ये नहीं है, किसी दूसरे कंट्री, ना भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बल्कि अफगानिस्तान में भी नहीं हो रहा है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज़ है। आप खुदा के घर को भी अगर स्पेयर नहीं कर रहे, तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम हुआ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नाउज़ुबिल्लाह, मैं सोच नहीं सकता कि आप एक मुसलमान भाई या किसी भी जिंदा शख्स को या किसी जिंदा चीज़ को स्पेयर करना तो बहुत बड़ी बात है, आप खुदा के घर को भी स्पेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपको जागना चाहिए। खुदारा ये लोगों को नमाज तर्जमे के साथ सिखाएं, इनको अस्सलामु अलैकुम का मतलब सिखाएं कि जब तुम सलामती की दुआ करते हो उसकी कमर में छुरी नहीं मारनी चाहिए। रमज़ान का मतलब सिर्फ डाइटिंग प्लान नहीं है, आँख का रोज़ा सोच कर रोज़ा। बात तो सही है डॉक्टर साहब, डाइटिंग प्लान नहीं है, और सही बात है कि हमने रमज़ान तो फिर हम, आपको पता है, मुनाफाखोरी में ही हमारा चलता है ज़्यादातर। हमें रमज़ान के स्पिरिट का तो नहीं पता, आपको आहिस्ता आहिस्ता। चीमा साहब, आज दुख वाली बात है, बल्कि रोज़ों में आपकी दहशतगर्दी ज़्यादा बढ़ गई है। रमज़ान के अंदर दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ गई है। ये आपका इस्लाम और रमज़ान से मोहब्बत का आपका ये देखिए इज़हार किस तरह है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये कहते हैं आपने, आपको मुसलमान है, दहशतगर्दी बढ़ गई है, बंदे मारी जा रहे हैं, और हर बंदा जो दूसरे बंदे को मार रहा है वो ये कह रहा है ये जहन्नमी है, मैं जनती हूँ, मैं शहीद हूँ, ये मैंने जहन्नमी मारा है। ये फार्मूला डॉक्टर साहब। चीमा साहब, किसी इंसान को क्या, किसी जानवर को भी मारना ही नहीं पता, जानदार चीज़ को भी तकलीफ देना कितनी एक सख्त गुनाह है या कितना बुरा एक्ट है। किसी का माँ का बच्चा, किसी बीवी का हस्बैंड, किसी बच्चे का बाप मारना और कहना ये जहन्नमी, और तुम कह रहे हो खुदा को खुश कर रहे हो। कौन सा खुदा में बिलीव करते हो तुम? मेरे समय से बात, मेरी समझ से सही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। कल दीपू दास एक हिंदू, उनके डिटेल्स देश कपूर सर डिस्कस करेंगे, उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपेचुएटर था उसका, कल वो 72 औरों के पास पहुंच चुका है। राइट फ्रॉम मुशर्रफ टू दाऊद इब्राहिम टू मेनी अदर्स एक्सेप्ट फॉर हाफिज सईद। हाफिज सईद को एक स्ट्रैटेजी के तहत जिंदा रखा जा रहा है, जानबूझकर नहीं मारा जा रहा है, और उनके आसपास सबको निपटाया जा रहा है। समझते हैं कि कल ये क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर, एंड हु इज or maybe the next target. They saw a very warm welcome on the show. Thank you so much, Gayatri. Always good to come here. So thank you.
यहाँ ये जो है ना टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं दीपू चंद्र से। तो दीपू चंद्र को पिछले साल दिसंबर में लाइक उसको मारा गया। लाइक उसको ये कह के कि उसने ब्लास्फेमी की थी। जब उमर हादी की डेथ हुई, जब असैसिनेशन हुआ, तो उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई उसने बहुत बहुत तहस नहस किया। उसमें से एक ये भी था वो दीपू चंद्र को जब उन्होंने मारा तो उसको एक्चुअली जो पुलिस ने उस पूरे भीड़ के हाथ कर दिया था। वो बेचारा तड़पता रहा, उसको आग लगा के जला के रख दिया, जिंदा जला दिया उसको। तो ये एक ऐसा हादसा था जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। और कल की बात है, वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। तो किसी ने या तो खुद उसने वो गिर गया वहाँ पर या किसी ने उसको धक्का मारा है ऐसे कि वो मर गया। विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ जावेद खनानी डाइड। हमने धुरंधर में देखा था वो कैसे ऊपर से नीचे गिरा था। जो प्रिंटिंग का जो फेक करेंसी प्रिंट करता था। प्रिंटिंग वो एक्चुअली वो डॉन में भी उसके बारे में आया था। डॉन में आया था कि वो कैसे ऊपर से वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी साइमा टावर्स की, वहाँ पर वो गिरा था नीचे और वो एंटेंगल हुआ था इलेक्ट्रिक वायर्स में बिफोर ही एक्चुअली फेल डाउन टू द ग्राउंड। सो डिटेलिंग जो थी धुरंधर में काफ़ी बहुत सही थी कि कैसे वो नीचे गिरा। तो और वो कराची में बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस समय। एंड खनानी जो था वो तो हम सब जानते हैं अब धुरंधर की वजह से कि कैसे वो फेक करेंसी नोट्स बनाता था। तो वहाँ पर अगर आप देखो पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। ये सारे लोग जो जैसे ज़हूर मिस्त्री था उसके बारे में भी हमने देखा, और बहुत सारे और लोग थे जो कुछ तो उसके वो LET के थे, कुछ जैश ए मोहम्मद के थे, बहुत वो कुछ तो एक मसूद अजहर का भाई भी था उसमें, मोहम्मद ताहिर। पूरा आपको मैप कर लिया है, आपकी ज़िंदगी मैप कर ली है, आपके रिश्तेदारों को मैप कर लिया है, आप क्या करते हो दिन में वो मैप कर लिया है, आप कब वो घर से निकलते हो, अपने काम पे जाते हो, अपने मस्जिद में जाते हो, मस्जिद से बाहर निकलते हो, हमें सब कुछ पता है और हम जहाँ चाहेंगे आपको मार सकते हैं। तो वो जगह जगह पे कई लोग जैसे ज़रूर मिस्त्री को किसी के उसमें ऑफिस में मारा था, उसकी दुकान पर जो उसकी फर्नीचर की दुकान थी, ऐसे ही उन्होंने और भी बहुत कुछ वो बड़े सारे लोगों को मारा। तो बेसिकली ये ना एक तरफ तो ये होता है कि ये बताता है उनको कि उन लोगों को जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट वगैरह जो हैं कि हमें पता है आप लोग कहाँ पर हो और आप हमारे। डॉक्टर साहब ये जो थोड़ा सा अमेरिका पे बात करना चाहता हूँ, बड़ी सख्ती कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका बंद कर दी, वुडरो विल्सन उड़ा दी। डॉक्टर साहब ये किधर जा रहे हैं? ये मतलब आप सपोर्टर हैं ट्रंप साहब के, आपने भी सोचा था ऐसा होगा? या के काम तो आड़े सिर तूता लांगे सारे जिन्हें भी DEI लगा के हर एयरपोर्ट के ऊपर जहाज गिर रहे हैं हमारे क्षेत्र से। परसों अमेरिकन जहाज को आग लगी, अमेरिकन एयरलाइन, हर दूसरे दिन ये हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि कहा जाता था कि फेडरल एविएशन इज टू वाइट को भर्ती नहीं करना, सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन को भर्ती। बोइंग खत्म हो चुका है सिर्फ इसकी DEI की वजह से। बोइंग के कई अफसरों ने आके कांग्रेस की हियरिंग में कहा है कि दोपहर को हमारे लोग जाके मरवाना स्मोक करते हैं, वीड पीते हैं, लंच ब्रेक में वापस आके जहाज फिर बनाते हैं। कौन लेगा इसको? दरवाजे उड़ती फ्लाइटों से गिर रहे हैं। तो चीमा साहब ये दर हकीकत वॉइस ऑफ अमेरिका अगर चलता होता तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बंद करना था? आपका क्या ख्याल है? उसको किसी ने बताया नहीं होगा कि क्यों बंद करना जरूरी है? इसकी इफादत ही कोई नहीं, इसका फायदा ही कोई नहीं। सफेद आती है बिल्कुल। मैंने खुद यही रिकमेंड, और ये मूवमेंट, ये बात 2016 में भी हुई थी कि इसको बंद कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है आज उन्होंने तनकीद की जी इन लोगों को जो फेडरल गवर्नमेंट से निकाले जा रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? पहले तो सितंबर तक अयाशी करेंगे क्योंकि घरों में बिठा कर खाएं दे रहे। और जो बंदा मार्च से सितंबर तक अपनी जॉब नहीं ढूंढ सकता उसको जॉब करनी नहीं चाहिए, वो हैंडीकैप, उसको इलाज कराना चाहिए, उसको जॉब की जरूरत नहीं। सितंबर तक फेडरल गवर्नमेंट घर बिठा के तनख्वाहें दे रही है। तो ये चीमा साहब दर हकीकत आपको एक बात मैं आज बड़े बावसूख इस एतमाद से बताना चाहूँ, दुनिया के इस वक्त हर कंट्री को डोज की जरूरत है। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट इस वक्त सर चढ़ के हर कंट्री को लूट रही है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे 25,000 पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हैं या किसी और मुल्क के अंदर है। क्योंकि उसकी वजह यह है जब भी सियासतदान कमजोर होता है उसका फायदा ब्यूरोक्रेट और जुडिशरी उठाती है। और इस वक्त पूरी दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, इसको डब्बे में बंद करना जरूरी है। मूवमेंट शुरू अमेरिका से हुई, आप देखेंगे हर दुनिया की हर कंट्री की ये मजबूरी बन जाएगी डोज बनाना फॉर सर्वाइवल।
बात तो सही है डॉक्टर साहब, ये पैसा हज़ारी बात है बचाना। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता अमेरिकन सॉफ्ट पावर बहुत ख़तरे में है? बहुत ही। अब अमेरिका हर वक़्त टैरिफ वॉर्स, आज वो इस हौथियों पे बॉम्ब मार दिए हैं। मतलब ट्रम्प साहब तो कहते थे मैं जंग शुरू नहीं करूँगा, और उल्टा जंग भी शुरू कर दी है। ईरान को कहा है कि मेरे से बात करो, ईरान ने कहा है हम तुम पे एतबार ही नहीं करते, तुम इस काबिल नहीं हो। ये डॉक्टर साहब, इन नई ट्रेंड्स को आप कैसे देखेंगे, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की? चीमा साहब देखिए, मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है ईरान के लिए। हौथियों के ऊपर भी अटैक करके उन्होंने सिग्नल ईरान को ही भेजा है कि हमारे साथ डील करो, अदरवाइज यू आर नेक्स्ट। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूँगा, अल्टीमेटली जो कुछ भी कर रहे हैं इसराइल को भी उन्होंने खुश रखना है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि पुतिन के साथ भी डील करना है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर जो मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का माइंड सेट ये है कि 4 साल है, बल्कि तो 3 साल है, और इसमें एक मैंने हैवी मैंडेट डिलीवर करना है। That's why he's acting like a panic man. डॉक्टर साहब, बात तो सही है। ये बात तो पैनिक वाली है, जो तबाही उठ रही है और जिस अंदाज से चीज़ें चल रही हैं डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, ये है तो पैनिक ही है। और कुछ समझ नहीं आ रही इसमें किस तरह यूरोपियंस भी रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह दुनिया भी रिस्पॉन्ड करेगी। वो एम्बेसडर को निकाल दिया है साउथ अफ्रीका के, वो एक अलहदा एक डेवलपमेंट है। तो उसके ये ऊपर चीमा साहब मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा है। लोगों ने उसको रंग देने की कोशिश की है कि शायद ही इज अ मुस्लिम, लेकिन उस पर अगर रिसर्च की जाए ही वाज इन्वॉल्वड इन सम अदर एक्टिविटीज। लेकिन ये कि फिर भी उसके अच्छा दूसरा नॉर्म है, दिस इज नॉट एन एबनॉर्मल। चीमा साहब, लोग उनको पर्सनालिटी करते रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, इसमें 2 चीजें बताने की कोशिश करूंगा। एंटी डोनाल्ड ट्रम्प कैंप जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और उस पर उन्होंने कैपिटलाइज करके खबर बनाई है, वरना दिस इज नॉट अ नॉर्मल, इट इज नॉर्मल मैन। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अभी डेमोक्रेट्स या बाकी पार्टी खामोश है कि वो देख रहे हैं ये ट्रम्प साहब अभी मजीद गलतियां करें, मोमेंटम बने, अभी खामोशी नजर आ रही है? कोई डेमोक्रेट लीडरशिप बोल नहीं रही है अमेरिका के अंदर? जी मतलब डेमोक्रेट पार्टी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अगले दिन अपनी जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने फ्लैट कर दिया, डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त उनके पास ना लीडरशिप है, ना उनके पास कोई चीज़ है, प्रोग्राम है कि जिस तरीके से काउंटर कर सकें। डोनाल्ड ट्रम्प साहब अगर रशिया यूक्रेन की वार अगर इसको बंद कर लें, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ईरान से डील कर लें, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। टैरिफ के बारे में मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था, उनका अल्टीमेट गोल यही है, फ्री ट्रेड, रेसिप्रोकल बेसिस पे ट्रेड किया जाए, जो ना हम टैक्स लें ना कोई दूसरा टैक्स दे, जिस तरीके से अब्यूज़ किया गया था। तो बॉटम लाइन तो अगर देखा जाए, ये सारी चीज़ें अगर डिलीवर कर पाते हैं तो डेमोक्रेट पार्टी में भी डेफिनेटली अभी तो $5,000 के चेक जाएंगे चीमा साहब, जो लो पॉवर्टी लाइन पे अमेरिकन है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई जो दीपू चंद्र दास है, जो बांग्लादेश के रहने वाले थे, हिंदू थे, मतलब कि भाई साहब वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ में, मतलब कि भाई साहब जहाँ वहाँ पे हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, तो इस वजह से भाई साहब उन पे हमले होते हैं। कुछ भी अनस्टेबिलिटी होती है बांग्लादेश के अंदर तो भाई साहब निशाना बनाते हैं ये हिंदुओं को। वहाँ पे जो मतलब कि गरीब मजलूम हिंदू हैं, मतलब कि बेचारे हिंदू हैं, वहाँ पे उनको निशाना बनाया जाता है। वैसे ही निशाना बनाया गया था भाई साहब, क्या बोलते हैं, दीपू चंद्र दास को, ठीक है, क्या बोलते हैं, वो कुछ टाइम हो गया है उस बात को, लेकिन भाई जो अब है ना, मतलब कि उसके जो आरोपी थे ना, उसको मतलब कि भाई साहब सज़ा दे दी गई है भाई साहब अननोन गनमैन के द्वारा। अननोन गनमैन यानी कि भाई साहब जो पाकिस्तान में मतलब कि भाई साहब धुरंधर स्टाइल ऑपरेशन चल रहे थे ना भाई साहब पाकिस्तान में, वैसे ही अब लगता है कि बांग्लादेश में भी चल गए हैं। क्योंकि भाई साहब एक टाइम पे बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, वैसे तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही था सारा का सारा। लेकिन भाई जब बंटवारा हो गया तो भाई क्या बोलते हैं, मतलब कि बड़े बड़े जो मतलब कि डिसीजन लेने वाले थे, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते थे, उन्होंने भाई साहब पाकिस्तान को वैसे तो एक तरीके से सही करा था भाई साहब। पाकिस्तान इतना बांट दिया, उधर इतना बांट दिया। वैसे अगर स्टार्टिंग में ही अगर बांग्लादेश बना दिया जाता, मतलब कि भाई साहब एक बात बताओ यार, कि भाई मतलब कि मुसलमान थे, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, ठीक है, तो भाई बांग्लादेश में जो बंगाली थे उनको बांग्लादेश क्यों नहीं बना के दिया भाई साहब? पाकिस्तान ने तो अपना कौम बना लिया, अपनी पाकिस्तान की कौम, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मुसलमानों ने बना दी थी वहाँ के, ठीक है, भारत के मुसलमानों ने तो भाई साहब वो पाकिस्तान बनवा दिया, और उसके भाई साहब क्या बोलते हैं, पाकिस्तान बना लिया। उसके बाद भाई बांग्लादेश को पाकिस्तान में मर्ज करने की क्यों बात कही गई? बड़ी बड़ी रोए थी भाई साहब, जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने मतलब कि इतना सा भी आइडिया नहीं आया कि भाई साहब कि वहाँ पे बांग्लादेश बना दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों दिया जाए इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फिर भी है ये बात तो समझ ही नहीं आई ना भाई। ये बात तो कोई समझा दे तो बस बात ही क्या है। खैर, हम ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है क्या बोलते हैं, दीपू दास, ठीक है। मैं आपको आर्टिकल पढ़ के दिया था, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, ठीक है। बांग्लादेश का दीपू दास याद है, पकड़े गए उस लिंच करके पकड़े गए उसे लिंच करके जलाने वाले मस्जिद का इमाम ही निकला हैवान। बताओ,
बांग्लादेश के मेमन सिंह में पिछले साल ईश निंदा के झूठे आरोपों में हिंदू गारमेंट कर्मचारी दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री में घसीटकर बेरहमी से पीटने, पेड़ से लटकाने और फिर जला देने वाले मुख्य हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखने और खूनी भीड़ को भड़काने वाला मुख्य आरोपी भालुका इलाके की ही एक मस्जिद का इमाम यासीन अराफत निकला, जो वारदात के बाद ढाका के मदरसों में अपनी पहचान छिपाकर घूम रहा था। ओके, ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश में 2025 में शेख हसीना को खदेड़ने के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को अटैक करना शुरू कर दिया था। यूनुस के राज में इस खौफनाक नरसंहार की शुरुआत मेमन सिंह के भालुका इलाके में एक हिंदू गारमेंट कर्मचारी दीपू चंद्र दास से हुई थी। भाई साहब, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसे ईश निंदा के झूठे आरोप में फैक्ट्री से घसीट कर लाया गया, पुलिस वालों के सामने पीटा गया और फिर लात घोंसे बरसाकर उसे दर्दनाक मौत दी गई। हिंदुओं को मैसेज देने की एक कट्टरपंथी यही नहीं रुके, भीड़ के चौराहे पर दीपू को लटकाकर उसके शव को आग लगा दी गई और वहाँ हॉरर स्टोरी बांग्लादेश के इतिहास में कलंक बनकर छप गई। और वहीं तारिक रहमान सरकार में अब जाकर दीपू को न्याय मिला है, तारिक रहमान सरकार में। लेकिन भाई साहब तारिक ने थोड़ी दिया है, मतलब कि वो सब चीज़ें, मतलब कि वो तो वही कोई अननोन गनमैन है जो इसने भाई साहब ये काम किया गया है। बांग्लादेश में मदरसों में छुपा रहा था दीपू का गुनहगार, ठीक है। पुलिस ने दीपू दास को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले मुख्य आरोपी को दबोच लिया, लेकिन जब इस मुख्य आरोपी का चेहरा और उसकी सच्चाई सामने आई तो हर कोई सुन्न रह गया। दीपू दास का मुख्य हत्यारा और भीड़ को भड़काने वाला और कोई नहीं बल्कि इलाके में ही एक मस्जिद का इमाम निकला, जिसे धर्म के नाम पर भीड़ को हैवान बना दिया था। भाई धर्म के नाम पर ये चीज़ हुई गई थी, मतलब कि मज़हब के नाम पर हुई थी, ठीक है। मेमन सिंह के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी अब्दुल्ला अल मामून ने इस बड़ी गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी का नाम यासीन अराफत है। 25 साल का ये आरोपी शेख बारी इलाके की एक स्थानीय मस्जिद में इमाम के तौर पर काम करता था। दीपू दास को जिंदा जला देने की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद से ही इमाम यासीन फरार था, मतलब कि वैसे वो पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाकर ढाका के डेमरा इलाके में अलग अलग मदरसों में शरण ले रहा था। आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डेमरा के सुफाफा मदरसे में छापेमारी की और इस मुख्य हैवान को धर दबोच लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इस इमाम के किसी खास राजनीतिक दल से जुड़े होने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उसकी मजहबी कट्टरता ने एक बेकसूर की जान ले ली थी। तो भाई ये चीज़ जो हुई है ना भाई साहब, और भाई साहब जो देखो पुलिस ने कार्रवाई करी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भाई जो काम हो रहा है ना वो अननोन गनमैन के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है भाई साहब। तो भाई अब ये कहना गलत नहीं हुआ कि भाई साहब भारत के दुश्मनों को, मतलब कि हिंदुओं के दुश्मनों को भाई साहब अननोन गनमैन निपटा रहा है, ठीक है भाई साहब। तो भाई ये मतलब कि भाई बांग्लादेश का इतिहास बन चुका है भाई। बांग्लादेश में कुछ भी चीज़ होती है ना, कुछ भी चीज़ होती है वहाँ पे अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाया जाता है भाई साहब। ये ऐसा क्यों होता है समझ नहीं आता। शेख हसीना को मतलब कि जब अपना देश छोड़ना पड़ा था, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, तो भाई क्या बोलते हैं उसके बाद से भाई साहब भीड़ जब मतलब जमा हुई, वो प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो भाई साहब उसके बाद में अल्पसंख्यकों को निशाना बनना शुरू। भाई एक मामला नहीं है, पता नहीं कितने हज़ारों मामले होंगे जो कि भाई साहब दर्ज ही नहीं हुए भाई साहब। कितने हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा और भाई साहब दूसरे उसमें जाना पड़ा, और कितने तो भाई साहब भारत में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी आते हैं हिंदू और भाई साहब बांग्लादेश से भी आते हैं भाई साहब, ठीक है। मतलब कि भाई साहब उस टाइम पे सारे हिंदुओं को आ ही जाना चाहिए था, जो बात है भाई, क्योंकि भाई साहब वो मज़हब के आधार पर बने गए हैं देश मुल्क अपने, तो भाई वो अपने मुल्क में तो भाई क्या ही करते हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान की बात है भाई साहब, वहाँ पे अल्पसंख्यक एकदम ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी। और भाई बातें इनसे करवा लो कितनी भी भाई बड़ी कि भाई भारत के मुसलमानों को ये है, भारत के मुसलमान वो, अरे भाई यहाँ के देख लो कितने मज़े से रहते हैं वो मुसलमान भाई। यहाँ पे कोई ऐसा वारदात बताओ कि ऐसा होता है कभी, कुछ नहीं होता यहाँ पे, बल्कि भाई हिंदुओं को दबा के रखते हैं मुसलमान यहाँ पे भारत के, समझ रहे हो। भारत में क्या क्या होता है ना बेटा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है।
हिंदुओं ने क्या क्या सहा है, कितने सालों से सहा है भाई, सब मुगल आए, क्या आए, अंग्रेज आए पे कितना कुछ सहा गया है। तुष्टिकरण की राजनीति, सब कुछ क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो भाई इसमें अब क्या ही कहा जा सकता है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते हैं। तो आज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।